प्लूटो, जो पहले एक ग्रह था और अब हमारे सौर मंडल का सबसे मशहूर बौना ग्रह है, कहीं बहुत दूर अपने अंधेरे कोने में छिपा हुआ है। प्लूटो की सतह का तापमान बहुत ठंडा है, यानी वाह, पहली नजर में ये बस एक दूर का बर्फीला और वीरान आकाशीय पिंड लगता है। लेकिन क्या हो सकता है कि प्लूटो कुछ छुपा रहा हो? शायद जीवन भी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूरज से इतनी दूरी पर होने के बावजूद प्लूटो का अंदरूनी हिस्सा अभी भी गर्म है। ये तब से ऐसा है जब से प्लूटो बना। प्लूटो के धुंधले वातावरण के नीचे एक ठंडी सतह है जो क्रेटरों और अशुद्ध पानी की बर्फ से भरी हुई है। वहां एक बड़ा प्रभाव बेसिन भी है जो जमी हुई नाइट्रोजन से भरा हुआ है, और उस बर्फीली परत के नीचे शायद एक आंतरिक महासागर हो सकता है। जब किसी ग्रह की सतह खींचती है तो ये ज्यादातर पीछे कई दरारें छोड़ जाती है। प्लूटो के साथ भी यही मामला है। आप देख सकते हैं कि इसके पानी बर्फ के परत में कई दरारें हैं। ये सभी उम्र की है, कुछ तो शायद 4.5 अरब साल पहले की है, जब प्लूटो अभी बन रहा था। ये बौना ग्रह शायद धीरे धीरे बर्फ के छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके बड़ा हुआ। ये उस समय में संघनित हुआ जब हमारे सौर मंडल का बाहरी हिस्सा बन रहा था। ये प्रक्रिया इतनी जोरदार और तेज थी कि ये बर्फ की परत के नीचे को पिघला रही थी। प्लूटो की सतह जैसे ही समुद्र की ऊपर की परत जमी, ये अपनी बर्फीली परत के नीचे की सतह पर बर्फ बन गई, जो इसके पहले आधे अरब साल में हुआ। महासागर अगले 1 अरब सालों तक जमने से शायद रुक गया है। रेडियोधर्मी गर्मी का इकट्ठा होना अस्थायी रूप से गर्मी के अंतरिक्ष में भागने की दर को संतुलित कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्लूटो ने समय के साथ कम रेडियोधर्मी गर्मी पैदा की, उसके भीतर के महासागर की छत जमी रहती गई और ये शायद चट्टान और बर्फ के बीच 120 मील मोटी परत में बदल गई। क्रस्ट्स उस पहले संकेत थे कि वहां एक महासागर हो सकता है। वैज्ञानिकों को दूसरी संभावित साक्ष्य तब मिला जब उन्हें समझ आया कि बर्फीला आवरण लगभग बिना घर्षण के अंदर से फिसलकर अपनी स्थिति बदलने में सक्षम था। और ये सिर्फ महासागर की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जहां भी पानी है वहां जीवन हो सकता है। एक संभावित महासागर जो बर्फीली सतह के नीचे है, सिर्फ प्लूटो पर ही नहीं हो सकता। हमारे सौर मंडल के कुछ बर्फीले चंद्रमा भी इसे रखते हैं, जैसे सैटर्न का चंद्रमा एनसेल्डस और टाइटन, और बृहस्पति का यूरोपा। एनसेल्डस और यूरोपा में नमकीन तरल महासागर हो सकते हैं। साथ ही इनके भीतर से निकलते पानी के फव्वारे भी होते हैं। ये ज्वालामुखी हमें बताते हैं कि इन चंद्रमाओं के पास अपनी खुद की ऊर्जा का स्रोत है। शायद ये विकिरण या गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। किसी भी तरीके से वही ऊर्जा है जो जीवन को सपोर्ट कर सकती है। क्या आपने सेर्स के बारे में सुना है? ये हमारा सबसे करीबी बौना ग्रह है, जो शुक्र और मंगल के बीच के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये 19वीं सदी के शुरू में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह है। लोग तब इसे एक ग्रह भी कहते थे। हालांकि ये इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन संभावना है कि सेर्स के अंदर भी एक महासागर हो। गीजर इस बात का पहला संकेत हो सकते हैं। पानी की भाप का बादल शायद एक उल्का पिंड की टक्कर का नतीजा है, जिसने भीतर की बर्फ को बाहरी अंतरिक्ष के सामने ला दिया। सेर्स की अपनी एक वायुमंडल भी हो सकती है। ये बौना ग्रह सूरज से काफी दूर है, लेकिन इसकी सतही तापमान -37 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इन तापमान पर अगर इसकी सतह पर पानी की बर्फ हो तो वो जल्दी से गैस में बदल जाएगी, और इससे इस रोचक बौने ग्रह के चारों ओर एक वायुमंडल बन सकता है। केवल महासागरों की बात नहीं है, हमारे सौर मंडल में कई ज्वालामुखी भी है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति के एक चांद आयोस में भी ज्वालामुखी है। लेकिन पृथ्वी के अलावा आयो एकमात्र ऐसा जगह है जहां 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से 150 किसी भी समय विस्फोट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को शक है कि शुक्र ग्रह और बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी कुछ ज्वालामुखी गतिविधि हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि ये सच है या नहीं, क्योंकि शुक्र की वायुमंडल बेहद मोटी है और यूरोपा पर बर्फ की मोटी परत है। और हालांकि दूसरे जगहों पर ज्वालामुखी अब सक्रिय नहीं है, हमें पता है कि ये पहले सक्रिय थे, क्योंकि वहां खास तरह के भूआकृतियां हैं। पहाड़, घाटियां, मैदान, ये सब, और खासकर लावा के चैनल। जब तुम अपने फ्रंट पोर्च पर पौधे को पानी देते हो तो देखते हो कि पानी तुम्हारी ढल की ड्राइववे पर कुछ खास रास्तों से बह रहा है। इससे छोटे छोटे नाले बनते हैं, जैसे लावा बनता है। हमारे चांद पर भी उस वक्त सक्रिय ज्वालामुखी रहे होंगे जब डायनासोर घूम रहे थे। अगर उनके पास दूरबीन होती तो वे कुछ शानदार देख पाते। चांद की सतह से लावा जोर जोर से निकलता हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर एक अनोखी ज्वालामुखीय संरचना, जिसे इना कहते हैं, की तस्वीरें खींची।
चांद की उस तरफ जो हमारे ग्रह की ओर है, वहां ज्वालामुखी मैदानी इलाकों में 70 ऐसे ही पैच मिले हैं। इनमें से कुछ 1 बिलियन साल पुराने हैं, लेकिन कुछ 100 मिलियन साल से भी कम पहले बने हो सकते हैं। और डायनासोर्स 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। डायनासोर के विलुप्त होने की बात करें तो क्या बृहस्पति इसका मुख्य कारण हो सकता था? कोई नहीं जानता कि ये अंतरिक्ष का चट्टान जो 66 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर गिरा था, कहां से आया, खासकर इतनी ताकत से। इसने मैक्सिको के युक्तान प्रायद्वीप के किनारे एक गड्ढा बना दिया और शायद इसने धरती पर भूकंप, सुनामी और भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट किए, जिन्होंने न केवल डायनासोरों को बल्कि धरती पर लगभग 3/4 जानवरों और पौधों के जीवन को भी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह बृहस्पति था जिसने धूमकेतु को धरती की ओर फेंका। ग्रेविटी एक पेचीदा ताकत है जो सौर मंडल को एक बड़े पिनबॉल मशीन की तरह बना सकती है। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ही मजबूत है। ये जैसे हमारे सौर मंडल का एक रक्षक है जो कई आने वाली धूमकेतुओं को दूर भगा देता है। कभी कभी उन्हें सूरज के काफी करीब ही ले आता है। जब ये धूमकेतु वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही जोरदार ज्वारीय बलों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें तोड़ देती है और आखिर में धूमकेतु के लंबे टुकड़े बना देती है। और इन टुकड़ों में से एक शायद पृथ्वी की तरफ बढ़ा। क्या तुमने ट्राइटन की कहानी सुनी है? नेपच्यून के 13 चंद्रमा है और ट्राइटन उनमें से सबसे बड़ा है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र विशाल चंद्रमा है जिसकी कक्षा उल्टी दिशा में है। इसका मतलब है कि ये अपने माता पिता ग्रह के चारों ओर अपनी घूर्णन की विपरीत दिशा में घूमता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्राइटन कभी काइपर बेल्ट में था, जो कि बाहरी सौर मंडल में एक डिस्क के आकार क्षेत्र है, मतलब नेपच्यून की कक्षा के पार। और यह संभव है कि नेपच्यून की ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे लाखों साल पहले उस क्षेत्र से खींच लिया। प्लूटो शायद कुआइपर बेल्ट के अंदर ही बना हो। प्लूटो और ट्राइटन लगभग एक जैसे हैं। इनकी घनत्व, द्रव्यमान और सतह का सामग्री भी समान है। अब ट्राइटन अपने जनक ग्रह नेपच्यून के साथ समकालिक घूर्णन में फंसा हुआ है, जो कि उस जगह से काफी दूर है जहां हम मानते हैं कि ये अपनी मातृभूमि है। अब हमारे सौर मंडल में हम जो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट खोज पाए हैं वो एक रहस्यमय प्लैनेटॉइड है जिसका नाम है फार आउट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच की औसत दूरी है जो लगभग 92 मिलियन मील है। तो फार आउट सूरज से 132 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर है, जो प्लूटो से 4 गुना दूर है। क्योंकि ये इतना दूर है, फार आउट को सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 1000 साल लगते हैं। वाओ! कभी सोचा है कि क्या होगा अगर 2 गैस दानव टकरा जाएं? मतलब चांसेस तो कम है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज्यादा चीजें नहीं खोई जाएंगी। हालांकि ये टकराने के कोण और स्पीड पर निर्भर करेगा। एक सीधे टकराव से वो दोनों पूरी तरह से मिल जाएंगे और कोई भी सामग्री नहीं खोएंगे, चाहे बात उनके गैसीय आवरण की हो या उनके ठोस कोर की। लेकिन जब गति बहुत तेज हो तो उनके दोनों कोर मिल जाएंगे और दोनों ग्रह अपने ज्यादातर आवरण गैस खो देंगे। और जब गति बहुत तेज हो तो बस दोनों खत्म। अगर कोई तिरछा टकराव होता तो 2 कोर एक दूसरे से पूरी तरह बच सकते थे, ग्रह आपस में मिल जाते, लेकिन उनके गैसों का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में गायब हो जाता। और अगर टकराव बहुत तिरछा होता, जैसे कि साइड स्वाइप, तो ग्रह बिना किसी फर्क के चलते रहते। इसके लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि शायद जुपिटर और सैटर्न, या कम से कम उनमें से एक, छोटे गैस ग्रहों के मिलन से बने थे। हाँ, सब कुछ गैस के बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।